नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे जो मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे थे, आज उसका अगला सेशन है। तो यहाँ पर 30 प्रश्न करेंगे। आप इन प्रश्नों को कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें और अपना मूल्यांकन करें। वैसे ये मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम आने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बने रहें मेरे साथ एंड तक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना या फिर शिक्षण सामग्री में सुधार करना। तो यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य ये सभी हैं, ये सभी शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य है। लेकिन पूछा क्या गया है मुख्य उद्देश्य, तो राइट आंसर यहाँ पे बी रहेगा कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब इन उद्देश्य के अलावा और कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर इनके अलावा और उद्देश्य हो सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से और हो सकते हैं? शिक्षकों की सहायता करना, उचित शैक्षिक निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना। नंबर 6 है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना और मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करना, समूह गतिकी को समझने में मदद करना। ये सभी क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य है। नोट देखिए यहाँ पे नोट क्या दिया गया है कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्र में बालक है। इससे सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बालक का सर्वांगीण विकास। जो पुरानी शिक्षा मनोविज्ञान था या जो पुरानी प्राचीन विद्या चलती थी उसमें केंद्र कौन होता था? शिक्षक होता था। लेकिन जो अभी आधुनिक है उसमें कौन है? बालक है। और बालक के आधार पर ही सबसे मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था? बी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। एक प्रशासक का होता है, शिक्षक का होता है, व्यवस्थापक का होता है, मार्गदर्शक का होता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से उसको समझना, उसकी व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना गुण होता है। सबसे अच्छा यह गुण होता है शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों के साथ रहकर उसके प्रत्येक गुण को अच्छे से भली भांति से समझ सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है सीखने का प्रयास जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है। सीखने का प्रयास जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सिद्धांत का मतलब नियम भी होता है, तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं। इसे कहते हैं, क्या कहेंगे? निगमन अधिगम, आगमन अधिगम, कल्पनात्मक अधिगम या फिर संज्ञानात्मक अधिगम। प्रश्न को अच्छे से समझिए, आप खुद इसका आंसर दे देंगे। प्रक्रिया का विवेचन किया जाए जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे ये स्पष्ट किया जाता है कि ये सही। यहाँ पे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं यानी नियम प्रस्तुत किया जाता है, उसी के आधार पर जांच की जाती है, फिर पता लगाया जाता है, फिर पूरा उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो सिद्धांत प्रस्तुत करना कौन से में होता है? ये निगमन विधि में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निगमन विधि। आगमन में क्या होता है? सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आगमन नहीं होगा। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? क्रिया, उद्देश्य, बाधा एवं प्रेरणा, प्रेरणा, बाधा, अनुगमन एवं लक्ष्य, लक्ष्य, हेतु, क्रिया एवं अनुगमन। हेतु का मतलब कारण, उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। तो यहाँ पे 4 में राइट आंसर क्या होगा? 4 चरण कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण पूछे गए हैं। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। व्यवहार के रूप में
प्रकृति के रूप में, स्तर के रूप में और लक्ष्य के रूप में। तो यहाँ पर व्यवहारवादी शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि व्यवहार के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब जैसे व्यवहारवादी कौन कौन थे? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, ये सभी कौन है? व्यवहारवादी है। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, विकास की किशोरावस्था का स्तर है। पहला स्तर है शैशवावस्था, दूसरा स्तर है बाल्यावस्था, तीसरा स्तर है किशोरावस्था और चौथा स्तर है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर पूछा गया है किशोरावस्था का स्तर 12 से 15 वर्ष, 12 से 19 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 12 से 16 वर्ष। तो यहाँ पर जो ऑथेंटिक आंसर है, मनोवैज्ञानिक जो आंसर है वो रहेगा बी, 12 से 19 वर्ष। 12 से 19 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है। द्रुत यानी जल्दी, तेजी से होता है एवं यह धीमा होता जाता है। बालक का जन्म से 2 वर्ष तक बालक का जो विकास होता है द्रुत गति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है। 2 वर्ष से किशोरावस्था तक यानी कि 2 वर्ष से तेजी से होता है और कहाँ तक धीमा हो जाता है ये पूछना चाहता है। 2 वर्ष से किशोरावस्था तक, 3 वर्ष से किशोरावस्था तक, 4 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर 5 वर्ष से किशोरावस्था तक। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। 2 वर्ष से क्या होता है? द्रुत गति से होता है, तेजी से बालक का विकास होता है, लेकिन किशोरावस्था तक आते आते क्या हो जाता है? वो धीमा हो जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है संवेगात्मक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सामान्य व्यवहार या फिर आक्रामक व्यवहार। तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर हो जाएगा संवेगात्मक व्यवहार। ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, वो अपने संवेग प्रदर्शित कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, संवेगात्मक व्यवहार। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है बच्चों को, किशोरों को, लड़कियों को या प्रौढ़ों को। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है, किसे हो सकता है? किशोरों को। किशोरावस्था में ही ये सारी बातें बताई गई है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है, शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। तूफान का काल, कठिनाई वाला काल, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल या फिर सामान्य काल। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोरावस्था को, किशोर व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा तूफान का काल। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा रहता है। परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त रहता है सामाजिक संघर्ष से, सांस्कृतिक संघर्ष से, मानसिक संघर्ष से या हतोत्साहित हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी, मानसिक संघर्ष से। सी यहाँ पर सी हो जाएगा। मानसिक संघर्ष से भरा रहता है, वह ग्रस्त रहता है। तो नॉर्मल सी बात है, वो मेंटल यानी कि मानसिक रूप से ग्रस्त रहता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं यानी कि इग्नोर कर रहे हैं। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, ये उपरोक्त सभी सारी बातें खुशी रहित किशोरावस्था में देखी जाती है, जिसमें किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न होती है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव और नई आवश्यकताएं महसूस होती है। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारी विशेषताएं किशोरावस्था की है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है। क्षमताएं, खुशी, संबंध या बुद्धि। मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता करता है। क्या विकसित करने में सहायता करता है? तो राइट आंसर रहेगा क्षमताएं। ये हो जाएगा यहाँ पर क्षमताएं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों को सहायता करे। जीवन लक्ष्य के आदर्श बताएं। समर्पण तथा विश्वास। नंबर सी है सृजनात्मक कार्य में रुचि या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न फिर से अच्छे से पढ़िए कि विद्यार्थियों को जानने हेतु
निर्देशक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों की सहायता करें। कैसे करें? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जीवन के लक्ष्य के आदर्श बताएं, वो समर्पण और विश्वास जताएं, सृजनात्मक कार्य में रुचि दिखाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है? व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण, समस्या का हल या उपरोक्त सभी। तो मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है, किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता किशोरावस्था में होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी देना चाहिए, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं को एकत्रीकरण यानी इकट्ठा करके समस्या का हल भी बताना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है, आसानी से समायोजित हो जाता है, सही भाई सही बात है। संतुष्टप्रद रूप से सहयोग देता है, ये भी सही है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के आधार पर यानी कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए। दुश्चिंता के समय व्यक्ति का जो लगाव होता है वो बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रकृति क्या है? सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया, कक्षा कक्ष विचार विमर्श कार्य, दत्त कार्य करना, नोट्स लेना। तो यहाँ पर पूछा गया है संप्रेषण की प्रकृति क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकती है वो देखिए। प्रकृति से यहाँ मतलब है विशेषताएं, यानी कि संप्रेषण की और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। संप्रेषण कला व विज्ञान है। संप्रेषण एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। संप्रेषण हमेशा गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। संप्रेषण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। संचार एक सतत प्रक्रिया है। संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। संचार एक प्रबंधकीय कार्य है। संचार के विभिन्न माध्यम हैं। संप्रेषण अर्थ संचालित करने का माध्यम है। संप्रेषण अंतःक्रिया एवं प्रतिपुष्टि युक्त प्रक्रिया है। संप्रेषण एक जन्मजात स्वाभाविक यानी प्राकृतिक गुण होता है। संप्रेषण के जो 4 प्रमुख कार्य वो देखिए। सूचना प्रदान करना, समन्वय स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना तथा निर्देश या आदेश या संदेश प्रेषित करना। ये संप्रेषण के 4 प्रमुख कार्य हैं। सूचना प्रदान करना, समन्वय स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना, निर्देश या आदेश या संदेश संप्रेषित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था? ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है। सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण, पर्याप्त सूचनाएं या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या रहेगा? डी, उपरोक्त सभी। अब क्यों, उसे समझिए। सर्वप्रथम प्रेषक के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, जिसकी सहायता से विषय वस्तु का निर्माण करता है, उसे लिखता है तथा प्रसारित करता है। इस संदेश को वह लिखित, मौखिक, संकेत या किसी भी रूप में प्रेषित करता है। इसके पश्चात ग्राही संदेश को अपनी योग्यता के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है, पढ़ता है, वह उसकी प्रक्रिया देता है। ग्राही द्वारा प्रेषक को रेस्पॉन्स देना फीडबैक चैनल कहलाता है। यानी ग्राही द्वारा प्रेषक को रेस्पॉन्स करना क्या कहलाता है? फीडबैक चैनल कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था? डी, उपरोक्त सभी हो सकते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। नेक्स्ट है 21। ICT से आशय है अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तकनीक, भारतीय तकनीकी आयोग, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का आदान प्रदान। ICT के बारे में बताना है कि इससे क्या आशय है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है ICT का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में, प्रदत्तों की व्याख्या में, सूचनाएं एकत्रीकरण में या उपरोक्त सभी में। तो ICT का उपयोग किया जाता है ए, प्रदत्त विश्लेषण में। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग सिवाय, निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग सिवाय सीपीयू के, कीबोर्ड के, स्कैनर के या मॉनिटर के। तो सिंपल सा प्रश्न है, सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर कंप्यूटर के भाग है, लेकिन स्कैनर कंप्यूटर का भाग नहीं है। अगर स्कैनर कंप्यूटर का भाग नहीं है तो फिर क्या है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। स्कैनर एक स्वतंत्र यूनिट है जो कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती है। स्कैनर के बिना कंप्यूटर अपना काम कर सकता है। स्कैनर कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था, सी, स्कैनर। नेक्स्ट है, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कंप्यूटर का यूज़ हम किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 25, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है। सामान्य रुचियां अधिक होती है, समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, मैत्री संबंधों में अत्यधिक कमी, अपने वय समूह के साथ निष्क्रिय साझेदारी। तो यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक विकास का प्रमुख लक्षण बताना है, तो बी हो जाएगा कि समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करें। डेली इसी तरीके से आपके सामने एक से एक क्वेश्चन आते रहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो बने रहें मेरे साथ, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है। संवेगों पर नियंत्रण, संवेगात्मक अस्थिरता, शारीरिक शक्ति में वृद्धि, यौन ग्रंथियों में परिवर्तन। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं और क्या क्या हो सकती है। प्रमुख विशेषताएं, विशिष्ट अहम केंद्रवाद, किसने कहा, ये इरिक्सन ने कहा है। तो यहाँ पर देखिए विशेषताएं क्या हो सकती है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, स्थिरता व समायोजन का अभाव, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता, समाज सेवा की भावना व देशभक्ति की भावना, ईश्वर और धर्म में विश्वास या अविश्वास, जीवन दर्शन का निर्माण, आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास, व्यवसाय चुनाव की चिंता, कल्पना का बाहुल्य, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। दिवा स्वप्न किसे कहते हैं, जो खुली आंखों से सपने देखते हैं, समायोजन का अभाव, सामाजिक स्वीकृति की भावना, स्वतंत्र सोच का विकास, आत्मसम्मान, समूह का महत्व, विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता, अपनों से बिछुड़ने का गम, संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से, समलिंगी तथा विषमलिंगी समूह से भावना, नेतृत्व या विधायकता का विकास, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, व्यवहार में भिन्नता, वीर पूजा की प्रवृत्ति, संवेग प्रकटीकरण में स्पष्टता, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, चहुमुखी विकास। चहुमुखी से मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, बुद्धि का अधिकतम विकास अर्थात तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समाधान करना आदि, मानसिक अंतर्द्वंद, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद होने से मानसिक अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। तो ये सभी क्या है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था, यहाँ पर था ए, संवेगों पर नियंत्रण रखना किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का भाग नहीं है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, ना ही हार्डवेयर और ना ही सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रणाली उपागम का भाग नहीं है। लुम्सडेने ने शैक्षिक तकनीकी के 3 रूप बताए। शैक्षिक तकनीक प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम, शैक्षिक तकनीक द्वितीय तथा सॉफ्टवेयर उपागम, शैक्षिक तकनीक तृतीय तथा प्रणाली उपागम। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रणाली उपागम का भाग नहीं है। तो ये तीनों, यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है ये तीनों ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना ही सॉफ्टवेयर ना ही हार्डवेयर प्रणाली उपागम का भाग है। तो राइट क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है,
हिल्दा तबा ने कौन सी युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई? दत्त संकलन, अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या या सिद्धांतों का उपयोग। तो कौन सी हिल्दा तबा ने युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, दत्त संकलन। हिल्दा टाबा ने सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में 3 शिक्षण व्यू रचना बताई है। पहली है संप्रति यानी कि अवधारणा का निर्माण, दूसरी है आंकड़ों यानी दत्त की व्याख्या करना, और लास्ट है सिद्धांतों का प्रयोग करना। यानी दत्त यानी कि आंकड़ों का संकलन करना हिल्दा तबा ने नहीं बताया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य है केवल सूचना संप्रेषित करना, सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग करना, सूचनाएं एकत्र करना, ज्ञान और दक्षता अर्जित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, तर्क शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक योग्यता, अध्ययन को केंद्रित करने की अधिक दक्षता। ऐसा कौन सा लक्षण है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, मूर्त चिंतन। ओके दोस्तों, इन 30 प्रश्नों को कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।